सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान। मैं हूं मोहम्मद ज़फ़ीर। कराची को फतह करने के लिए तीनों सियासी जमातें सरगर्म। माशी हब बुनियादी ज़रूरियात से महरूम, कराची के हवाले से अहम फैसले होंगे। शहर कायद के लिए मरबूत निज़ाम की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म कराची को वफाक के हवाले करने की तजावीज़ के खिलाफ सिंध भर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सरापाए एहतजाज। कराची को वफाक के हवाले करने की साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। 10 खरब कर्ज लेने के बाद 162 अरब रुपए कराची को नहीं मिले। सिंध पाकिस्तान बनाने वाला था और बचाने वाला है। डॉक्टर नफीसा शाह। हुकूमत ने तेल दरियाफ्त करने का वादा किया लेकिन अवाम का तेल निकाल दिया। मुर्तज़ा वहाब। आर्मी चीफ का दौरा सऊदी अरब और पाक सऊदी ताल्लुकात। मौजूदा हालात में इनका ये दौरा इंतहाई अहमियत का हामिल है। खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल और चैलेंजेस, इन तमाम इश्यूज़ पर प्रोग्राम में बात करेंगे। हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं। जनाब मेजर रिटायर्ड शेख साहब सीनियर तजियाकार हैं, दफाई अमूर पे गहरी नज़र रखते हैं। इनसे पूछेंगे कि सऊदीया के हवाले से जो आर्मी चीफ का दौरा है वो कितना अहमियत का हामिल है। खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब राना गुलजार ताज साहब, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। पीपल्स पार्टी इस वक्त सूबे में एहतजाज कर रही है। कराची को वफाक के हवाले करने की बातें हो रही हैं कि इसमें कितनी सदाकत है, कितना अफसाना है। इस पर भी इनसे राय लेंगे। खुश आमदीद कहते हैं राना साहब आपको भी। मेरे साथ सबसे पहले हम चूँकि कराची के हवाले से बात करेंगे। पिछले प्रोग्राम में भी आपसे बात हुई थी और आपने बड़ा नपा तुला तजिया किया था और आज भी ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चूँकि सूबे भर में इस वक्त प्रोटेस्ट कर रही है और वो कह रहे हैं कि कराची को किसी भी सूरत हम वफाक के हवाले नहीं होने देंगे। आपको लगता है कि इस तरह का कोई फ़ैसला हो चुका है और जो 4 आइनी ऑप्शंस डिस्कस किए जा रहे हैं, लगता है आपको कि वफाक टेक ओवर करेगा? देखिए, मेरा ख्याल है कि मेरी अपनी राय है ज़ाती कि ऑप्शंस तो टेबल के ऊपर हैं लेकिन ऐसा कोई डिसीजन अभी तक नहीं हुआ। ठीक है। और बाकी एज फार एज जो राय है आवाम की या कराची के शहरियों की, वो तो बच्चा बच्चा जानता है कि वो क्या चाहते हैं। तो इसलिए ये ऑप्शन एग्जीक्यूट भी हो सकता है सिचुएशन के हिसाब से। आप ये समझ रहे हैं कि शायद अभी थोड़ा सा प्रेशर डाला जा रहा है कि जो स्टेक होल्डर्स हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, MQM है, PTI है, ये मिलजुल कर ही कराची के जो मसाइल हैं उनको हल कर लें ताकि उन आइनी ऑप्शंस की तरफ जाना ही ना पड़े। बिल्कुल, ये एक टेस्ट केस के तौर पर एक ये ऑप्शन सारे उन्होंने टेबल पर रखे हैं और ये रियलाइज़ कराने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई देखिए ये भी ऑप्शंस हैं। अगर आप अपना माइंड नहीं करते अपनी वेज़ और इसको कराची को लेके नहीं चलते और आपस में मिल के इस पर काम नहीं करते, लोकल बॉडीज़ को काम करने नहीं देते, तो फिर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ठीक है। राना साहब क्या कहेंगे? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सरापा एहतजाज है, ख़ास तौर पे सिंध हुकूमत जो का मुतालबा भी ये है कि जो एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं CM के वो हम शेयर नहीं करेंगे और साथ ही साथ जो वफाक को टेक ओवर करने की कोशिश कर रही है कराची में, तो इसको किसी भी सूरत कबूल नहीं किया जाएगा। आपका क्या स्टांस है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया सफ़ीर भाई, आपने यहाँ बुलाया। देखिए, जब वफाक जो भी काम कर रहा है जी सूबे में, तो वो जब इस पर काम करे कि पहले वो वफाक को तो ठीक करे। वफाक के अंदर जी जो कुछ है वो काम दुरुस्त नहीं हो पा रहे, वो सूबे को, ख़ास तौर पे सिंध को वो सही करने जा रहे हैं। ठीक है भाई, पंजाब भी है, खैबर पख्तूनख्वा भी है, बलूचिस्तान भी है, ठीक है। ऑल ओवर जब आप 3 सूबों को बेहतर अंदाज में आपकी कारकर्दगी अच्छी है तो आप सिंध पर भी उंगली उठाएं कि जिस सिंध में बेहतर कारकर्दगी नहीं है, तो लिहाजा अब हम सिंध पर भी काम करेंगे। ठीक है, एक बात। दूसरी बात यह है कि आपने एक बात की अभी कि सिंध पर कब्जा। सही। देखिए, यह अवामी कराची पर कब्जा, यह अवामी हुकूमत है और अवाम के वोटों से मुंतखब हुकूमत है, तो इतनी आसानी से हम कब्ज़ा नहीं होने देंगे। और कब्ज़ा
ना ही ये हो सकता है। ठीक है, कोताहियां बिल्कुल हुई होंगी, इसमें ऐसी बात नहीं है कि कोताही नहीं हुई होगी, तो उस कोताही को दुरुस्त करना हमारी भी जिम्मेदारी है, हमारे कोलिशन जो दोस्त हैं उनकी भी जिम्मेदारी है। ठीक है, कोताहियाँ हुई होंगी, कोताहियाँ दूर करनी चाहिए और दूर करने का मौका भी मिलना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौका भी ले लेते हैं। अकरम चीमा साहब MNA हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने हमारे प्रोग्राम में वक्त दिया है। बहुत शुक्रिया चीमा साहब। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ऐसी क्या ज़रूरत पेश आई कि वफाक को कराची के हवाले से टेक ओवर करने की बातें हो रही हैं, और ख़ास तौर पे ये कहा जा रहा है कि वफाक टेक ओवर करेगा कराची के मसाइल के हवाले से। आप MNA हैं, आप भी इसी कराची से जीत कर गए हैं, तो आपके पास जो चीज़ें हैं, सिंध हुकूमत थी आपकी, इत्तेहादी MQM है, मेयर उनके हैं, तो आप इन लोगों से काम लें, टेक ओवर करने की बातें क्यों कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया आपका। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई ना तो सिंध के ऊपर या कराची के ऊपर कब्जा करने जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा स्टेक है, हमने यहाँ से 14 सीटें MNA की और 28 सीटें MCA की जीती हैं। हम इस शहर के शहरी हैं। हमें तकलीफ इस बात की है कि गुज़श्ता 12 देखिए कम अर्सा नहीं होता, गुज़श्ता 12 साल से यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, और आप खुद इस शहर के रहने वाले हैं। आप अपनी ईमानदारी से बताएं कि क्या ये 12 साल का अरसा कम है अस्पतालों को ठीक करने के लिए, तालीमी निज़ाम को ठीक करने के लिए? यहाँ तक कर दिया गया कि कराची के शहरियों का जीना महाल कर दिया गया कि गंदे नालों का पानी आज गलियों में बह रहा है, और लोगों के घर आपने देखा होगा। बिल्कुल बिल्कुल चीमा साहब, ऐसा ही है। 12 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुसलसल इक़्तिदार में है। 35 साल से किसी न किसी तरह MQM पाकिस्तान जो इस वक्त आपकी इत्तेहादी है, वो इस शहर की स्टेक होल्डर रही। आप उनसे भी यही मुतालबा करें, आप उनसे भी यही चीज़ें पूछें, आप मेयर से भी पूछें। आप मेरी बात सुन लें, आप मेरी बात सुन लें, बीच में इंटरप्ट ना करें। अगर आपने मुझे लाइन से लिया, ठीक है ना, तो आप मेरी बात जरा कंप्लीट हो लें। जी कंप्लीट करें। यहाँ पर आप देखें कि जिस वक्त मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, मैं कॉलेज में पढ़ता था, उस वक्त यहाँ पर 30 पैसे में बंदा सफर करता था, स्टूडेंट खास तौर पे बस के अंदर अपने जगह पे जाने के लिए, और आम मुलाजिम 2 रुपए 2.5 रुपए में सफर करता था। और हर 1 मिनट बाद आपको इस शहर की सड़कों के ऊपर, हर रूट के ऊपर बसें नजर आती। क्या पूरी दुनिया के अंदर कोई ऐसा मेगा सिटी कराची जैसा है जिसकी आबादी 2.5 करोड़ की हो, और वहां पर बुनियादी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नाम की कोई चीज मौजूद ना हो? कितना अरसा चाहिए? 50 साल चाहिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को? तकरीबन 30 साल से तो ये हुकूमत में है। यहाँ पर तीसरी दफा चौथी दफा इनकी हुकूमत आई है सिंध के अंदर। कौन सी चीज है जो इनको रुकावट डाल रही है यहाँ के मसाइल हल करने में? और जहां तक आपने बात की कि ये जो कमेटी तश्कील दी गई है, मैं ये समझता हूँ कि बिला शिरकत गैरे एक भारी अक्सरियत के साथ जब वजीर आला यहाँ पर बैठा हुआ है, तो मुझे ये मंतक समझ नहीं आती इस कमेटी की जो वफाक की तरफ से बनाई गई है। मैं दुआगो भी हूँ अली जदी के लिए भी और अमीनुल हक भाई के लिए भी, कि वो क्या इनके साथ मिलकर कर लेंगे। कौन सी ऐसी मिन्नत है जो MQM पाकिस्तान ने इनकी गुज़श्ता 4 साल के अंदर यहाँ पर मेयर पीछे इनके धक्के खाता रहा है इख्तियारात के लिए, कचरा उठाने तक के इख्तियारात तो उस मेयर से इन्होंने छीने। कौन सा महकमा ऐसा चीमा साहब 2 साल आपको भी हो गए हैं माशाल्लाह से। 2 सालों में आपके वज़ीर-ए-आज़म हो गए। आप ये बताएं कि MNA के हाथ में क्या होता है? कौन सा इख्तियार MNA के हाथ में? और दूसरी बात, आपके वज़ीर-ए-आज़म यहाँ से जीत कर गए हैं, आप यहाँ 162 अरब जो देने थे वो दे दें ताकि कराची वाले काम कर सकें। आप काम करवाएं, आपके जो MPAs है वो काम कराएं, मेयर काम कराएं। कचरा तक तो इन्होंने उठाने नहीं दिया। आपने ये देखा होगा कि लास्ट ईयर अली जदी भाई ने जो अपना सफाई मुहिम शुरू की थी, जिसमें मुख्तलिफ लोगों को हमने शामिल करके कचरा उठाने की कोशिश की, तो इन्होंने हमें कचरा फेंकने के लिए जगह तक नहीं दी।
एक डंपर सुबह कचरा लेके जाता था लैंडफिल साइट पे, शाम तक तो खाली नहीं ठीक है होने चीमा साहब लाइन पे रहिएगा। हमारे साथ मेजर रिटायर्ड नदीम शेख साहब भी मौजूद है, राना गुलजार राज साहब हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं, इनसे भी जान लेते हैं। मेजर साहब आप क्या समझते हैं खासतौर पे तीनों सियासी जमातें, चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी नुमाइंदगी है अब कराची शहर से, मेयरशिप MQM के पास है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में बरसर इक़्तिदार है मुसलसल 12 साल से, आपको नहीं लगता कि इस कराची के साथ सियासत ही हो रही है? हर जमात जो है वो पॉइंट स्कोरिंग ही कर रही है, मसाइल की तरफ कोई जाना नहीं चाहता, ना उनका कोई हल दे रहा है। देखिए गवर्नेंस पावर इस वक्त पीपल्स पार्टी के पास, ठीक है, अभी ये पीपल्स पार्टी कह रहे हैं कि जी हमें 162 अरब रुपये मिल जाएंगे तो हम पता नहीं क्या करें। ये MQM वाले कह रहे हैं। हाँ जो भी है मतलब, और पहले भी इनको इतने पैसे, इससे ज़्यादा पैसे यहाँ पे दिए गए। आपने देखा कि पहले इन लोगों ने क्या किया, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो चाहे MQM हो, लेकिन पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, पीपल्स पार्टी ना मुत्तहिदा को काम करने देगी, MQM कह लें, ना किसी और पार्टी को काम करने देगी, और यही वजह है कि ये शहर डिटोरेट हो चुका है बुरी तरह। अभी भी ये कमेटी कोई बनी नहीं है, अभी स्टिल इट इज़ आल्सो एन ऑप्शन, और ये फाइनलाइज नहीं हुई है, और अभी ये भी चल रही है। तो मैं नहीं समझता कि ये जब तक पीपल्स पार्टी अपनी ओरिएंटेशन ठीक नहीं करेगी या कोई दूसरी चीज़ आके कराची को टेक ओवर नहीं करेगी, उस वक्त तक कराची ठीक नहीं। अच्छा, कराची के वाले से फिर जो मसाइल हैं उनका हल भी तो नहीं बताया जा रहा ना कि चले ठीक है XYZ टेक ओवर कर लेगा, लेकिन मसाइल हल कैसे होंगे उस तरफ कोई नहीं जा रहा। देखिए जी, मसाइल हल होना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, ठीक है, लेकिन हर जगह की एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, आपने देखा लोकल बॉडीज़ हैं, ठीक है, UCs हैं, फंड जब वहाँ डिस्ट्रीब्यूट होता है उसी हिसाब से फिर, क्योंकि इतने बड़े शहर को एक आदमी या CM जो है वो पूरे शहर को एडमिनिस्टर नहीं कर सकता, गवर्न नहीं कर सकता। तो जब फंड ट्रिल डाउन होते हैं वो फंड लगेंगे, उसमें से कुछ खाए भी जाएंगे, लेकिन अभी तो एक पॉइंट है कि NDMA ने जो नालों की सफाई की, उनके पास बहुत महदूद फंड था, फंड तो खैर था ही नहीं, उनके पास सिर्फ मशीनरी थी और वो आए सफाई की उन्होंने। और कराची में आपने भी देखा, हमने भी देखा कि गुज़श्ता जो बारिशें हुई थी उनकी निस्बत इन बारिशों में पानी सड़कों पे नज़र नहीं आया, और बारिशें भी ज़्यादा हुई। इसका मतलब ये है कि आपकी जो विल पावर है वो ज़्यादा ज़रूरी है। इख्तियारात तो आपके पास इतने तो हैं ना कि आप थोड़ा बहुत जो काम काज है वो तो कर सकते हैं, उसके लिए तो मेगा प्रोजेक्ट के लिए आपको इख्तियारात चाहिए, लेकिन नालों की सफाई, आपके जो रोड्स हैं उनकी सफाई, इसके लिए तो फंड्स की ज़रूरत नहीं है, वो तो आपको मिल रहे हैं ऑलरेडी। फंड्स की बात ही नहीं, बात तो वही है कि विल जो आप कह रहे हैं, ठीक है, देयर इज़ नो विल, ठीक है, नोबडी वांट्स टू वर्क हियर, कोई भी यहाँ काम करना नहीं चाहता। कैसे पावर पैदा करेंगे? देखिए एक इदारे ने ये विल पैदा नहीं हो सकती। जी देखें, ये विल अगर पैदा होनी होती तो 12 साल की गवर्नमेंट है, 30 साल 35 साल की उनकी है, उन्होंने, इन लोगों ने कभी भी नहीं चाहा काम करने का और ना आगे चाहेंगे, ये जितनी मर्जी कोशिश कर लें इमरान खान। हाँ, ये हो सकता है कि इनको किसी सिस्टम में ले आया जाए, इनको प्रेशराइज किया जाए। देखें यही बात है, जैसे अभी ऑप्शंस इन्होंने आगे फ्लोट किए हैं, ठीक है, ये खाली फ्लोटिंग है, अभी तक कोई फाइनलाइज नहीं है, ठीक है, कि शायद इन ऑप्शन से थोड़ा सा ये लोग डर के और ये शायद कुछ काम कर लें, कोई कमेटीज़ बन जाएं, कुछ ना कुछ पैसा यहाँ लग जाए, इसके बजाय कि वो सारा पैसा जो भी गवर्नमेंट देती है वो क्लिफ्टन के फेक अकाउंट्स में चला जाता है। तो वो जाहिर है कि वो कहीं लगना ही नहीं है, ठीक है, जब लगना ही नहीं है तो आगे भी नहीं होगा, क्योंकि वो हिरस ख़त्म होने वाली, ठीक है, हिरस ख़त्म होने वाली नहीं है। क्लिफ्टन के जो फेक अकाउंट्स हैं, मेरे साहब कह रहे हैं कि पैसा वहाँ चला जाता है। राना साहब क्या समझते हैं कि आपके जो अकाउंट्स हैं वो क्लिफ्टन के, तो वाकई में उनमें फेक अकाउंट्स में पैसा आता है? और देखिए कराची के साथ वही सौतीली माँ वाला सलूक होता है। अभी मुर्तज़ा वहाब साहब डिमांड तो कर रहे हैं कि हमें अरबों रुपये खरबों रुपये यहाँ से जाते हैं और मिलते नहीं है। बहुत अच्छी बात है। देखिए जनाब, बात यह है कि अब तक हम ये सुन ही रहे हैं कि फ़ेक अकाउंट, फ़ेक अकाउंट, फ़ेक अकाउंट। साबित अभी तक कुछ नहीं हुआ, कहने से कुछ नहीं होता, वो कहते रहिए। हम तो इस बात पर यकीन रखते हैं कि एक बिल्कुल इंडिपेंडेंट तहकीकात होनी चाहिए, और जिसने भी ये काम किया है गलत, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। ठीक, यहाँ पर सिर्फ बयानबाजी से काम होता है, काम नहीं होता। सही। साहब ने भी एक बात की, बहुत अच्छी बात है, कहते हैं जी काम ना करते ना करने देते, यही सूरत हाल है। मानते हैं आप इस बात? ठीक है, मेरी बात सुनिए ना, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ। जनाबे वाला, पिछले लोग सारे गलत थे, आज अल्लाह ताला ने अच्छे लोग दिए हैं जी। तो अच्छे लोग कल जो है फरमा रहे थे कि मैं 1 करोड़ नौकरी दूंगा, जी, तो 60 से 65 लाख लोग बेरोजगार हो चुके हैं।
ये तो कोरोना की वजह से सर मैं कह रहा हूँ ना, अच्छा चले ठीक है, 6 महीने का कोरोना था, कहने लगे कि जी मैं 200 अरब रुपए जो है ना बाहर से लेकर आऊंगा, ठीक है, 1 रुपया भी नहीं आया। थोड़े बहुत तो लेके आए। सर कहने लगे कि जी बिजली जब महंगी होती है तो ये वज़ीर आज़म की जेब में पैसे जाते हैं, तो आज बिजली के रेट आप देखें वो पैसे कहाँ जा रहे हैं। फिर कहते थे कि जी गैस, ये राणा साहब आप जो चीजें गिनवा रहे हैं ना, मैं ये माजरत के साथ आप बिल्कुल, आपकी गुजारिशात अपनी जगह, लेकिन माजरत के साथ ये वो चीजें, पॉइंट स्कोरिंग तो ठीक है, सूबे में क्या 12 साल से आप हुकूमत में नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल, तो सूबे में 12 साल। कराची को छोड़े, लाड़काना में आपने कौन से 4 चांद लगा दिए, सखर कौन सा आपने बदल दिया, बदीन कौन सा आपने बदल दिया, ठीक है, जितने हर कौन सा, कोई हालत वहाँ की बेहतर हो गई, एजुकेशन बेहतर हो गई, कोई हेल्थ बेहतर हो गई, तो वो गिनवा दो। हेल्थ बेहतर है, क्यों नहीं है, हेल्थ पे बहुत काम एक NICVD है आपके पास, बाकी कोई कुछ नहीं, जो है वो हम भी तारीफ कर रहे हैं, बाकी आप गिनवा देते पाकिस्तान में नहीं बना, ये सिंध में मौजूद है, तो एक ही बना ना, यही कह रहे हैं, इसके अलावा और भी 8 हैं, NICVD एक ही रहा, ठीक है, उसकी रुपए का काम तो नहीं होता ना, नहीं होता, ठीक है ना, लेकिन आपको 12 साल हो गए हैं। शहीद जुल्फकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटियां बनी है, मेडिकल यूनिवर्सिटी बनी है, आपकी कोरंगी में ला यूनिवर्सिटी बनी है, कहाँ नजर क्यों नहीं कोरंगी में, अब नजर क्या, आप जाके देखेंगे तो नजर आएगी ना जनाब। चीमा साहब से भी पूछ लेते हैं, चीमा साहब से पूछ लेते हैं, उनसे उनके पास क्या हाल है। चीमा साहब ये कह रहे हैं कि आप वफाक जब तक फंड्स नहीं देगा, और ख़ास तौर पे कराची के हवाले से वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान पीस पार्टी का ये मौक़िफ़ है कि चीफ एग्जीक्यूटिव मौजूद हैं, वही काम करेंगे, वो अपने इख्तियारात किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे, चाहे वो कोई सी भी कमेटी हो। 18वीं तरमीम का गोरख धंधा बनाया था इन्होंने, दोनों बड़ी पार्टियों ने मिलकर, PMLN में और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में, ये सिर्फ और सिर्फ अजारादारी कायम करने के लिए बनाया गया था। देखिए गुज़श्ता 12 साल से ये लगातार हुकूमत के अंदर बैठे हैं। आप कराची को छोड़ दें, आप पूरे सिंध के अंदर कोई एक ऐसी जगह दिखा दें कि जहाँ पर पूरी कराची के अंदर, पूरे सिंध के अंदर यूनियन कौंसिल ऐसी दिखा दें कि जिसके अंदर इन्होंने काम किया है और उसको बदल के रख दिया है। देखिए ये सब रोने की बातें हैं। आज मुर्तजा वहाब साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वो जी इमरान खान साहब ने 50 लाख मकानों का वादा किया था, वो कहाँ हैं और ये कहाँ हैं। और भाई आप 50 साल से रोटी कपड़ा और मकान बेच रहे हो पूरी कौम को। आप ये बताएं कि हमें तो 2 साल हुए हुकूमत में आए, और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि जितनी इमरान खान ने वादे किए हैं इस कौम से, जैसे ये हुकूमत के 5 साल पूरे होंगे, हम अपने आप को आवाम के सामने साहब वो कह रहे हैं, चीमा साहब कह रहे हैं कि जैसे 5 साल पूरे होंगे हम नौकरियां भी देंगे और घर भी देंगे इंशाअल्लाह ताला। इमरान खान ने जो वादे किए, आप आवाम की खिदमत करें, अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको इज्जत दे। बात कर रहे हैं, जिस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनी है उस वक्त ना तो खजाने के अंदर कोई पैसा था और ना कोई मासी सूरत हाल दुरुस्त थी, और बीच में ये 6 माह का अर्सा तो हमने कोरोना का गुजारा है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर अल्लाह ताला ने इस वबा से बेहतरी की पोजीशन में आए हैं, और पाकिस्तान उन चंद कंट्रीज में से एक है जिसने अभी तक इसके अंदर कामयाबियाँ हासिल की हैं। ठीक है, पाकिस्तान चंद उन ममालिक में से है जहाँ पे कोरोना की सूरत हाल बहुत बेहतर हुई और बेहतर हिकमत अमली की वजह से ऐसा मुमकिन हुआ। चीमा साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। ना एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम कराची के हवाले से मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। बात हो रही थी कराची के हवाले से, और कराची की अगर बात की जाए तो तीनों सियासी जमातें कराची को अपना स्टेक होल्डर बनाने के लिए सरगर्म तो है, लेकिन कराची के मसाइल हल करने के लिए कोई भी संजीदा नहीं है। ऐसा क्यों है, इस पे हम बात करेंगे। उसामा कादरी साहब हैं, MNM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा भी हैं और कराची के हवाले से कराची के मसाइल पे भी बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। उसामा साहब बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। क्या कहेंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कह रही है कि हम किसी भी तरह जो CM के इख्तियारात हैं, एग्जीक्यूटिव इख्तियारात हैं, उनको शेयर नहीं करेंगे। किसी भी तरह की कोई कमेटी बन जाए हम उसको, वो हमारे लिए काबिल कबूल नहीं होगी। आपका क्या स्टांस है? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए ये तीन दिन पहले ये सोचा उठा था कि जो एक अरसे से लोगों की आवाज़ थी, कराची शहर के आवाम की आवाज़ थी कि कराची शहर के साथ जो मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर ज्यादतियाँ की जा रही हैं, जिसमें जो गुज़िश्ता तकरीबन 12 साल से कराची शहर को मफलूज किया जा रहा था, यहाँ की आवाम के साथ जो है
जो भी ज्यादतियाँ हो रही थी, उस हवाले से जो है वो एक खुसूसन बारिश के ज़माने में एक कमेटी जो है वो बनाई गई कि जिसमें उससे पहले असेंबली में आवाज़ उठाई गई एमक्यूएम की तरफ से कि कराची शहर को आफत ज़दा करार दिया जाए, क्योंकि वहाँ पर बारिश की वजह से लोग जो है वो बर्बाद हो रहे थे, बारिश की वजह से लोग मर रहे थे, बिजली की वजह से लोगों दो दर्जन के करीब अमवात भी हुई। तो ये सब सूरत हाल देखते हुए विफाक ने एक फैसला किया कि कराची को जो है आफत ज़दा करार दिया जाए, और दूसरा ये एनडीएमए को इस बात का पाबंद किया कि वो जो है वो कराची में पहुंचे और वहाँ के आवाम को उन मुश्किलात से जो एक कुदरती आफात की सूरत में जो लोग कह रहे हैं उससे निकाला जाए। तो यकीनन एनडीएमए ने जो भी काम किया अल्हम्दुलिल्लाह उससे कराची का आवाम ये तो मुतमईन हुआ कि इतनी बारिशों के बावजूद जो है वो कि उन्होंने जो भी काम किया उससे उसामा कादरी साहब, कराची के अवाम ज़रूर मुतमईन हुए, लेकिन वो एनडीएमए की कारकर्दगी से हुए। 4 साल से मेयरशिप आपके पास है, गुज़श्ता 35 साल से किसी न किसी तरह स्टेक होल्डर्स रहे, इक़्तिदार आपके पास रहा कराची के हवाले से। लोग आपसे चाह रहे थे कि आप उनको रेस्क्यू करते, आप और सिंध हुकूमत रेस्क्यू करने में नाकाम रहे। देखिए बिल्कुल, अब मुझे बार बार वही चीज़ दोहराना पड़ती है और वही चीज़ बताना पड़ती है कि मेयर हमारा था, बल्दियाती सिस्टम 90% हमारे पास था। क्या वो जो है 18वीं तरमीम के बाद क्या वो इख्तियारात जो सूबाई हुकूमत ने जो है जो मेयर कराची को देना थे, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन को देना थे, यूटी चेयरमैन को देना थे, क्या उन्होंने वो इख्तियारात निचली सतह तक मुंतकिल किए? देखिए जनाब, मसला ये है कि ये सिर्फ कह देने से बात नहीं बनती कि ये चीज़ आपके हाथ में थी। अगर मैं ये कहता हूँ कि मेरे पास जो है इख्तियार ही नहीं है, मेरे पास जो है काम करने की सलाहियतें मुझसे छीन ली गई हैं, तमाम तर इख्तियारात जो है एक सूबाई वजीर के हवाले कर दिए गए हैं आइनी तौर पर, तो मैं कहाँ खड़ा हूँ? तो सर आपके पास राइट था, आप प्रोटेस्ट करते, आप आइनी तौर पे प्रोटेस्ट करते, आप सड़कों पे आते, आप सीट छोड़ देते, मेयरशिप छोड़ देते, ताकि आज अवाम आपसे शिकवा ना करते। आप वफाक में इत्तेहादी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और सूबाई सतह पे पिछले 12 साल में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ किसी न किसी दौर में आप रहे, इत्तेहादी भी रहे, इन आउट लगा रहा आपका, लेकिन कराची के मसाइल हल नहीं हुए। शेयर इख्तियारात आपने अपनी मर्जी से साइन करते हुए इनको दिए थे। देखिए मैं आपको बताऊं कि हम जो है हम हुकूमतों में अगर किसी के साथ रहे भी तो हमारा मेन मकसद सिर्फ एक ही होता था कि किसी तरह इस शहर के लोगों को रिलीफ मिले, यहाँ के आवाम जो है वो फैज़ उठा पाएँ कि जो शहर जो है पूरे मुल्क को पालता है, सूबा सिंध को पालता है, उस शहर के साथ ज्यादतियाँ हुई। अब सिर्फ ये कह देना कि जी हम जो है किसी हुकूमत का हिस्सा रहे हैं या हिस्सा हैं और हम जो है रोडों पर निकल आए, तो वो रोडों वाली सियासत नहीं, बल्कि हमने आईनी तौर पर असेंबली के अंदर, असेंबली के बाहर तमाम जगह हमने अपने एहतजाज रिकॉर्ड कराए हैं और उनको पावर कराया है। आज जो है पूरा पाकिस्तान और पाकिस्तान के दूसरे सूबे अगर कराची के लिए आवाज़ उठा रहे हैं तो वो ऐसे नहीं हुई, ये एमक्यूएम ने आवाज़ बुलंद की है कि हमारे साथ इस शहर के साथ ज्यादतियाँ की जा रही हैं, लिहाजा अब पंजाब से भी कराची शहर के लिए आवाज़ उठाई जा रही है, अब केपीके से भी आवाज़ उठाई जा रही है कि भाई ये इस शहर के साथ ज्यादती हो रही है। तो अब कम से कम एक मौक़िफ़ लोगों का सामने आया कि अब जो है इस शहर के लिए इसके मुस्तकबिल का कोई फैसला करना होगा। सर वो पंजाब और केपी, बलूचिस्तान, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान से अगर आवाज़ें आ रही हैं तो वो सवाल आप पे भी उठा रहे हैं कि 35 साल से आपके पास था ये शहर, आप इस शहर के लिए कुछ नहीं कर सके, और अगर आपने सिंध हुकूमत से करवाना था या वफाक से करवाना था तो भी आप उनसे इस शहर के मसाइल हल करवाने में नाकाम रहे। देखिए इसमें मैं आपको बता दूं कि जो बात आपने की है कि हम 33 साल से यहाँ पर हुकूमतों में थे, तो जब एमक्यूएम को इख्तियार दिया गया, जब एमक्यूएम को इख्तियार मिला तो उसने भरपूर तरीके से अवामी नुमाइंदगी भी की और आवाम को ये बावर भी कराया कि हम दिनों रात काम करने की सलाहियत रखते हैं। और 2005 से लेकर 2010 तक आप ये देखें कि पूरे शहर कराची में और पूरे सिंध में और पूरे पाकिस्तान में अगर तरक्याती काम हो तो सबसे ज़्यादा काम एमक्यूएम ने कराची में कराए। यहाँ पर तो सर 2015 के बाद किस चीज़ कैसे नज़र लग गई आपको, कराची के हवाले से काम नहीं हुए? नज़र नहीं लगी, बल्कि एक प्री प्लान, एक मंसूबे के तहत कि कराची को जो है लाड़काना बनाना था, लाड़काना को मोंजोदारो बनाकर पेश करना था। तो ये 2002 जब से पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने 2009 और 10 में 18वीं तरमीम के जरिए जिस काम को कराया है, उसके बाद उन्होंने कराची शहर से अपना बदला लेना शुरू किया। उस वक्त आप इनके साथ इत्तेहादी थे सर?
जब इन्होंने ये 18वीं तरमीम लेके आए उस वक्त आप इनके इत्तेहादी थे और आपने इनके साथ मिलके 18वीं तरमीम के लिए वोट भी दिया था। 18वीं तरमीम के जरिए उसकी पूरी शिकों पर, उसके पूरे नुकात के ऊपर उसी अंदाज से अमल होना चाहिए जैसा कि आईनी तरमीम हमें कहती है जी। लेकिन अगर उसमें से सिर्फ ये किया जाए कि जो अपने मकसद के लिए जो आईनी शिकें अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करना हो उसको तो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन 149A क्या 18वीं तरमीम का हिस्सा नहीं है? बिल्कुल है। इसके लिए आज बात की जा रही है। 140A जो है उसके ऊपर हमारी ये है कि इसके ऊपर मनोअन अमल किया जाए, ठीक है, और ताकि कराची शहर को इख्तियारात मिले, कराची शहर को फंड मिले। ठीक है मुस्तफा साहब, लाइन पे आप लाइन पे रहिएगा। हमारे साथ पैनलिस्ट मौजूद हैं, जनाब मेजर रिटायर्ड नदीम शेख साहब और राना गुलजार ताज साहब, उनका मौका भी ले लेते हैं। शेख साहब, आप समझते हैं, उसामा कादरी साहब की आपने बातें सुनी, वो ये कह रहे हैं कि 18वीं तरमीम के बाद जो सूबे ने इख्तियारात बल्दियात को देने थे निचली सतह पे वो मुंतकिल नहीं हुए और वो उनके जो वज़ीर हैं बल्दियात के उनके पास ही हैं। तो जब हमारे पास इख्तियारात नहीं होंगे और हम अगर इक़्तिदार में हैं भी तो हमारे तो हाथ बंधे हुए, हम कैसे काम कर सकते हैं? देखिए, ये बिल्कुल सही बात उन्होंने कही और इसमें बिल्कुल ये हम जाने में ये कहने थे कि इनके पास कोई पावर्स नहीं और सिर्फ इस वक्त जो सिंध गवर्नमेंट है सारी पावर उसके पास है। सिंध गवर्नमेंट ना खुद काम कर रही है ना काम करने दे रही है। दूसरी बात जो उन्होंने बताई कि 2005 से 2010 तक इन्होंने काम किया, तो उसमें कोई शक नहीं है कि कराची का जितना आप अगर इस वक्त देखें कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर, सीवरेज स्ट्रक्चर इन्होंने बदल के रख दिया था और बहुत काम किया। उसके बाद पीपल्स पार्टी जब भी आई, पीपल्स पार्टी कभी काम नहीं करने देती और उन्होंने इनको कभी काम नहीं करने दिया, ना आइंदा करेंगे। इनके पास क्योंकि ऑप्शन नहीं होता और कभी ये इनके साथ मिलने की कोशिश करते हैं कि शायद ये हमें इनके मिलने से शायद हमें कुछ ये पावर्स मिल जाएं और ये हम इनको सीटें दें। कोशिश उन्होंने बड़ी की लेकिन पीपल्स पार्टी की ओरिएंटेशन काम की कभी रही भी नहीं और ना ही उन्होंने कभी काम किया। वजह क्या है? सिंध में हो चाहे कराची में हो, उसकी वजह यही है कि बेसिकली देखिए काम जो होता है ना, मैंने बताया कि ये नेक नियति से होता है, खुदा खौफी से होता है कि इतनी दुनिया जो रुसवा हो रही है, नुकसान में है और जो तबाह हो रही है, हम उस गुनाह जारिया में शरीक हुए। जैसे इमरान खान ने टीवी पे कहा कि मैं कहीं जवाब दूँ, तो आपने कहीं जवाब देना है, तो ये कहीं भी जवाब दे नहीं है इस वक्त और ये समझ रहे हैं कि हम कहीं भी जवाब दे नहीं है, इसलिए ये सारी चीज़ें हो रही है। जिस दिन को ये पता चल गया कि हाँ हम जवाब दे हैं तो इनमें से कुछ लोग चेंज हो जाएंगे। राणा साहब, क्या समझते हैं आप? एक तो ये कि आपकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जब नाम आता है तो करप्शन उनके साथ मतलब एक ज़रबुल मिसल सी बन गई है, और दूसरा अगर लाड़काना की बात करें, सबसे इम्पोर्टेंट शहर है आपका, तो लाड़काना की भी किस्मत नहीं बदली, कराची तो बहुत दूर की बात है। देखिए, मैं शेख साहब की बात कर रहा हूँ। पहली बात तो ये है कि उसामा भाई ने कहा बिल्कुल एमक्यूएम ने काम किए, लेकिन देखिए मैं आपको गुजारिश करता चलूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ जब ये 2008 में इक़्तिदार में आए तो मेयर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ही फंड दिए मेयर साहब को कि आप शहर में काम कीजिए। ठीक, तो ऐसी बात नहीं है। और एमक्यूएम जब ये बल्दियाती निज़ाम साइन मेयर खत्म हो गए, मुस्तफा कमाल चले गए थे और उसके बाद फिर आपके कमिश्नरी सिस्टम लेके आ गए थे। मेयर साहब भी थे, मुस्तफा कमाल ने 2 साल काम किया। हाँ, उसके बाद खत्म, 2 साल काम किया सर, 2 साल काम किया है पीपल्स पार्टी के साथ मेयर साहब ने, और पीपल्स जरदारी साहब ने फंड दिया है। ठीक। उसके बाद जब 18वीं तरमीम बनी और बल्दियाती निज़ाम दूसरा बना तो एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी ने साथ मिलकर वो बनाया और इनके गवर्नर ने उसको साइन किया। ठीक है। फिर 2013 तक एमक्यूएम हमारे साथ इक़्तिदार में रही। जब एमक्यूएम इक़्तिदार से बाहर चली जाती हैं तो उनको सारी खराबियां नज़र आना शुरू हो जाती हैं कि भाई इसमें ये खराबी है, वो खराबी है। लेकिन आप ये देखिए शहर का नक्शा किसने ख़राब किया? सन 2002 के बाद से 2015 तक शहर का पूरा नक्शा ख़राब हो गया। बिल्कुल सीवरेज सिस्टम बना, पुल भी बन गए। तो जो सिंध का नक्शा खराब हुआ उसका कौन जिम्मेदार है? पूरे सिंध का जिस तरह से शहर का नक्शा खराब हुआ है, ये रिकॉर्ड पे आप निकल कर देख सकते हैं, तो उसकी खराबी का जिम्मेदार कौन है? अब उसको भी आप दूसरे पर डाल दें। अब आ गया सफाई और मेयर साहब। ठीक है जी, मेयर साहब के पास इख्तियारात नहीं थे तो मेयर साहब घर चले जाते। 4 साल कौम के खराब क्यों किए? सही, 4 साल तक वो अपनी मराद तो लेते रहे। ठीक है,
अपनी मराद समेटते रहे, उनके काउंसलर भी, यूसी चेयरमैन भी, सब लोग पूछ लेते हैं गुजारिश जी। तो मराद तो वो लेते रहे, ठीक है। तो वो घर क्यों नहीं गए, कौम के सामने क्यों नहीं रखा कि जी मैं बेख्तियार हूं, मशीनरी आपके पास, आपका पूरा सिस्टम आपके पास, आपने क्यों इस्तेमाल नहीं किया? फ्यूल बराबर इस्तेमाल हो रहा है, सैलरी, तमाम चीजें बराबर इस्तेमाल हो रही हैं, आप कहते हैं इख्तियारात नहीं है। ठीक है, तो देखिए ये ज्यादती है शहर के साथ। पूछ लेते हैं उसामा साहब से। उसामा कादरी साहब, राना गुलजार ताज साहब कह रहे हैं कि अगर मेयर के पास इख्तियारात नहीं थे तो 4 साल कौम के क्यों ज़ाया किए? वो बाहर चले जाते और वो बताते कि मेरे पास इख्तियारात नहीं है, सैलरी इंजॉय करते रहे, गाड़ियाँ इंजॉय करते रहे, अपना पूरा स्टाफ इंजॉय करते रहे। मैं पहले आपको जी जी तारीख बता दूं। एमक्यूएम की जो तारीख है वो जो है वो नित नई अंदाज से लोग जो है उसको देख रहे होते हैं। अगर किसी ने पाकिस्तान की तारीख में अगर इस्तीफे दिए तो वो एमक्यूएम थी कि जिसने जुल्म के खिलाफ सिंध असेंबली से इस्तीफे दिए और पूरी की पूरी जमात के जो 30-29 MPs थे उन्होंने इस्तीफे दिए और MNAs ने इस्तीफे दिए, वज़रा ने इस्तीफे दिए। ये मैं 1992 की बात कर रहा हूँ। जी जी। तो मैं इसका दावेदार हूँ। और जब हम पर जुल्म और सितम किए गए तो हमने बाइकआउट किया, और बाइकआउट किया तो फिर हमने पूरी के पूरी कौमी असेंबली से हमने बाइकआउट करके हमने ये साबित कर दिया कि ये है। ठीक है, लेकिन मुझे एक चीज़ ये बता दीजिए सर टाइम कम है, आप क्विकली ज़रा मेयर पे आ जाइए। जी जी। हाँ, मैं मेयर पे ही आ रहा हूँ कि ये कहना बहुत आसान है कि मेयर साहब इस्तीफा दे देते और हम अपनी कौम के लिए जो आवाज़ आईनी तौर पर और मेयर की सतह पर हम उठा सकते थे तो हम उससे भी अपनी कौम को, अपने लोगों को जो है वो बेबहरा कर देते। तो ऐसा नहीं है। हमने मुस्तकिल आवाज़ उठाने का मकसद और सिर्फ यही है कि आज जो है वफाकी हुकूमत जो है ये सोचने पर मजबूर हो गई है कि अब हमें कराची शहर के लिए कुछ करना है, क्योंकि पीपुल्स पार्टी ने न तो कुछ करना है न करने देना है। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने ना तो कुछ करना है और ना करने देना है। और एक चीज़ मैं और बता दूं, एक चीज़ मैं और आपके ये वादे कर दूं, कराची शहर को बर्बाद करने में हाथ है, तो मैं ये कहूँगा कि कराची शहर को बर्बाद करने में तो पीपुल्स पार्टी का हाथ है। यहाँ पर लाकर जो है अंदरून सिंध से लोगों को बिठा दिया जाता है। अब मुझे एक चीज़ ये बताइए कि 3 करोड़ की आबादी के शहर के ऊपर अंदरून सिंध से लाकर पूरी काबीना बिठा दी गई है, मैं कैसे मान लूँ? ठीक है, किसी दूसरे प्रोग्राम में भी हम आपसे इस पे तफसील से बात करेंगे। बहुत शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। एमक्यूएम का मौक़िफ़ है कि वो शहर से बाहर की जो आबादी है, अंदरून सिंध से जो लोग हैं वो आके आबाद हुए, उसकी वजह से जो आबादी का रुझान था वो ज़्यादा हो गया और गुंजान आबाद हो गया कराची शहर। उसकी वजह से जो यहाँ के मसाइल थे वो भी बढ़ना शुरू हो गए, वसाइल कम होना शुरू हो गए। इसके साथ हम आज का आर्मी चीफ का दौरा सऊदी अरब जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। खित्ते में इस वक्त बड़ी तब्दीली आ रही है और इस तब्दीली को दूर दूर तक महसूस किया जा रहा है। एक नए ब्लॉक के हवाले से भी बातें हो रही हैं, क्या कोई इस्लामिक ब्लॉक बनने जा रहा है, क्या इंटरनेशनली भी कोई नई लॉबी आ रही है। इन तमाम इश्यूज़ पर बात करेंगे। मेरे साहब, आप क्या समझते हैं कि हालिया एक थोड़ा सा तनाव भी पैदा हो गया था पाक सऊदी ताल्लुकात के हवाले से, लेकिन वो आर्मी चीफ साहब ने जब विज़िट किया तो लग यूँ रहा है कि तमाम मामला जो है वो सऊदीया के साथ वही बरादराना खुशगवार अंदाज में और तमाम चीज़ें चल रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो इंटरनेशनली लॉबिंग जो हो रही है और ख़ास तौर पे एक टर्की की जो एंट्री है वो बड़ी पूरी दुनिया पे इस वक्त इम्पैक्ट डाल रही है। ख़ास तौर पे उसने जो एक अपनी मीडिया वार शुरू की है, तो उसके ज़रिए क्या समझते हैं कि पाकिस्तान सऊदी ताल्लुकात पे कुछ आपको लग रहा है कि कोई ख़तरा है इस तरह का? देखिए, सऊदी अरब का जहाँ तक ताल्लुक़ है, हरमैन शरीफ हैं जी जी, तो ये हिजाज़ मुक़द्दस पाकिस्तानियों के दिल में बहुत ही ज़्यादा जज्बाती और रूहानी लगाव है। तो मैं नहीं समझता कि सऊदी अरब के साथ कभी भी हमारे ताल्लुकात ख़राब होंगे। ठीक, हम हर वक्त सऊदी अरब के लिए, सऊदी के लिए अपनी जान कुर्बान करने पर तैयार रहते हैं। ठीक है, हमारा मुक़द्दस जगहें हमारे अक़ीदे का हिस्सा है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है और ऐसा हो भी नहीं रहा। लेकिन एक शुरू से एक चला आ रहा है हिस्टोरिकली कि थोड़ा सा अरब और अजम का इख्तलाफ है जी। तो उसकी थोड़ी बहुत जो आँच है वो हम तक भी पहुँचती है। ज़ाहिर है हमारे अपने इंटरेस्ट हैं, उनके अपने इंटरेस्ट हैं, हमने भी कुछ चीज़ें अपने इंटरेस्ट के मुताबिक करनी है। ठीक, तो ये थोड़ा बहुत उसकी तपिश है।
لیکن انشاءاللہ یہ ایسی کوئی چیز نہیں ہونے جا رہی. ٹھیک. اچھا دوسرا ساتھ ہی یہ بتائیے گا چونکہ جو ٹرکی کی وجہ سے ٹرکی تھوڑا سا چونکہ 2023 میں اس پہ جو 100 سال کی جو پابندیاں تھیں وہ ختم ہو رہی ہیں. یورپی یونین کا جو اس کا اسٹیٹس تھا وہ بھی بحال ہو جائے گا. اچھا وہ اپنے آپ کو بڑا ایک جارحانہ انداز میں انٹروڈیوس کروا رہا ہے اور اس نے جو ایک پروپیگنڈا وار ہوتی ہے, میڈیا وار ہوتی ہے, اس کو بھی بڑا زبردست ہینڈل کیا. آپ کو لگ رہا ہے کہ شاید سعودیہ بھی اس چیز کو فیل کر رہا ہے کہ حرمین شریفین کی جو میزبانی تھی ترکی نے خلافت عثمانیہ کے دور میں ان کے پاس تھی, پھر بعد میں یہ سعودیہ کے پاس آئی, تو کہ دوبارہ یہ جنگ شروع ہونے جا رہی ہے؟ دیکھیں ایسا ہو نہیں سکتا. ٹھیک ہے, اب خلافت ختم ہو چکی ہے. ٹرکی ایک الگ کنٹری ہے, سعودی عرب ایک الگ کنٹری ہے. ہمارے مقدس مقامات سعودی عرب کے اندر, ہمارا جو قبلہ ہے وہ سعودی عرب ہے. ٹھیک ہے, اس وقت تو ہماری تمام مسلم ورلڈ کی جو ڈائریکشن ہے وہ سعودی عرب کی طرف ہے. لیکن ڈیفینیٹلی ہمارے خلافت عثمانیہ کے دور میں بھی ایسا ہی لگ رہا تھا, اور اتنی مطلب زبردست پاور ہونے کے باوجود یعنی مہینوں میں گیم چینج ہو گیا تھا, اور وہ پتہ بھی نہیں چلا کہ سعودیہ کے پاس یہ ساری چیزیں کیسے چلی گئیں واپس. دیکھیں جس کے پاس بھی ہیں وہ وہیں کے عرب مقامی لوگ ہیں, ابھی ان کے پاس ہے اس وقت گورنمنٹ, تو وہ ڈیفینیٹلی ہمارے لیے تو یہ زمین مقدس ہے. بالکل. اور ہمارا تعلق وہاں جو ہمارے مقدس مقامات ہیں ان سے ہے, ہماری ڈائریکشن اس طرف ہے. باقی ڈیفینیٹلی ہمارے کنٹری کے اپنے کچھ انٹرسٹ ہیں, ہم اسی حساب سے ہم نے بھی موو کرنی ہے آگے. ڈپلومیٹک جو ہماری موو ہیں, ہم نے چائنا کو بھی دیکھنا ہے, ہم نے ٹرکی کو بھی دیکھنا ہے, ملیشیا کو بھی دیکھنا ہے, اسی طرح رشیا بھی ہے آپ کے ساتھ. رشیا بھی ہے. لیکن ہمارے سعودی عرب کے ساتھ جو ڈفرینسز کی بات ہو رہی ہے, ایز سچ کوئی ایسے کانفلکٹ یا ڈفرینسز نہیں ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ میں نے بتایا نا کہ یہ چھوٹی موٹی جو اس کی تپش ہے جو ان کے آپس کے تعلقات ہیں اس کی وجہ سے یہ آتی رہے گی. باقی ٹرکی اب ایک سپریٹ ملک ہے, وہ بھی ہمارے لیے اسی طرح قابل احترام ہے. اور لیکن لیڈنگ رول ٹرکی جتنا مرضی کر لے, سعودی عرب کا اپنا ایک حیثیت ہے, ٹرکی کی اپنی ایک حیثیت ہے. ہاں ہماری سپورٹ تمام مسلم کنٹریز کے لیے ہے. اگر ٹرکی کے اوپر کوئی آنچ آتی ہے کسی نصرانی یا کسی اور کسی بھی طرح کی ساتھ کھڑے ہوں گے, تو ہم ان کے ساتھ بھی کھڑے ہیں. ٹھیک ہے. رانا صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ایک تو پاکستان پیپلز پارٹی کا آپ کے جو چیئرمین ہیں ان کا اگر پوائنٹ آف ویو لیا جائے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید خارجہ امور پہ ہم ناکام ہو گئے, اور چونکہ سعودیہ کے ساتھ جو ایک شاہ محمود قریشی صاحب کا بیان آیا, اس بیان کو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری خارجہ پالیسی کی ناکامی ہے. پچھلے کئی سالوں سے سعودیہ کے ساتھ ہمارے جو تعلقات ہیں کبھی بھی اس نہج پہ نہیں پہنچے کہ ہم اتنا جارحانہ بیان دیں. کیا کہیں گے آپ؟ یہ 100% درست بات ہے کہ ہماری خارجہ پالیسی بہت کمزور ہے, اور اب سے نہیں, ابھی تو پہلے بھی ہو گئے خارجہ پالیسی. نہیں کیسے, آپ دیکھیے ابھی جو کشمیری ایشوز پر ہوا, آرٹیکل 370 جو نافذ ہوا, تو ہمارے جو وزیر خارجہ تھے وہ تو ملک میں بیٹھے تھے, اور انڈین وزیر خارجہ جو ہے دنیا کے اندر لوبنگ کر رہے تھے. اور جب OIC کا اجلاس ہوا تو پاکستان کو منع کر دیا گیا, جی آپ نہیں جائیے سعودی عرب نے. تو اس کو اسٹرانگ تو نہیں کہیں گے, لیکن کیونکہ سعودی عرب ہمارا اسلامی ملک ہے, ہمارا قبلہ ہے, کعبہ ہے, ہمارے لیے احترام ہے, تو ہمیں چاہیے کہ تمام اسلامی ممالک کے اندر ہم دوستی کے رشتے کو بھی مضبوط کریں اور اپنی خارجہ پالیسی کو زیادہ اسٹرانگ کریں, اپنا ڈپلومیٹک سسٹم کو مضبوط کریں. یہ بہت ضروری ہے. اس میں جب تک ہمارا ڈپلومیٹک سسٹم مضبوط نہیں ہوگا, ہماری خارجہ پالیسی مضبوط نہیں ہوگی. دیکھیے ہم اسلامی ممالک میں ایک بڑے بھائی کی حیثیت رکھتا ہے پاکستان. پاکستان کی حیثیت بہت زیادہ اہمیت ہے. تو آپ حکومت کی سپورٹ کیوں نہیں کرتے؟ حکومت کشمیر کاز پہ جب نکلتی ہے تو آپ بالکل آپ کا الگ بیان ہوتا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے تو سب سے زیادہ کشمیر کاز پہ کام کیا ہے. کشمیر کاز پہ کیا ہے, لیکن حکومت کے موقف کی تعریف کیوں نہیں کرتے؟ حکومت اصولی موقف اختیار کرے. حکومت جھوٹ بولتی ہے, U-turn کا نام دیتی ہے. UN میں وزیراعظم کی تقریر کی وجہ سے کشمیر کا ایشو اس وقت جو پوری دنیا میں اگر دوبارہ سے اس ایشو کو کوریج ملی ہے, انٹرنیشنل میڈیا اس کو کور کر رہا ہے, تو صرف اس وجہ سے کر رہا ہے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ پرائم منسٹر عمران خان کی وجہ سے کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے, اس پہ تو کوئی کمپرومائز ہے ہی نہیں. پاکستان کشمیر کو اپنے پالیسی میں صف اول پر رکھتا ہے, اور پاکستان پیپلز پارٹی بھی صف اول پر رکھتی ہے. ٹھیک ہے. بھائی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ایک تو چونکہ تھوڑا سا جو چائنا کا اور پھر ایران کا چائنا کی طرف جھکاؤ, اور بھارت چونکہ تھوڑا سا بیک فٹ پہ گیا ہے, جو ریلوے منصوبے سے باہر ہوا ہے بھارت. آپ سمجھتے ہیں کہ چائنا, پاکستان اور خاص طور پہ ایران, پھر آپ چونکہ سعودیہ کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کی تھوڑی سی جو ہمیں لگی کہ وہ تو شاید یہ معاہدہ بھی تھا؟
बिल्कुल डेफिनेटली मैं समझता हूँ कि ये मुआहदा भी है, लेकिन ये ज़ाहिर है दो दूसरे इंडिपेंडेंट सोवरेन कंट्रीज़ के दरमियान ये एग्रीमेंट है। हर किसी के अपने मफाद हैं और अपने उनके इंटरेस्ट हैं, और वो दे आर एट लिबर्टी अपने डिसीजंस लेते हैं। चाइना को भी ज़ाहिर ज़रूरत है ईरान की, और ईरान को चाइना की ज़रूरत महसूस हुई है कि इस वक्त वो जिस तरह से आइसोलेट हुआ है, तो उन्होंने डेफिनेटली चाइना से हाथ पकड़ना है। लेकिन हमारा ताल्लुक, हमारी जो खारजा पॉलिसी है कि हमने सबके साथ बैलेंस रखना है अपने रिलेशंस को, और डिप्लोमेटिकली हमने तमाम कंट्रीज़ को इक्वल रेट देना है। लेकिन ठीक है, आपकी बात जो है कि बिल्कुल बैलेंस रखना है, लेकिन आपने देखा होगा कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म जनाब इमरान खान साहब ने जब बयान दिया कि हम तुर्की और मलेशिया पाकिस्तान मिल के एक चैनल बनाएंगे, ठीक है, ब्रॉडकास्ट, वो एक बयान की वजह से उनको बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। फिर सऊदीया ने उस पर रिएक्शन दिया, आपको याद होगा। तो आप समझते हैं कि पाकिस्तान सऊदीया को नाराज़ किए हुए या सऊदीया की मर्ज़ी के बगैर कम से कम जो हमारे इस्लामिक कंट्रीज़ हैं उनके साथ अगर वो ताल्लुकात अपने मज़ीद गहरे करना चाहेगा तो आपको NOC शायद सऊदीया से लेना पड़ेगी? इसको बहुत टैक्टफुली डील करना चाहिए, और इस तरह की ओपन स्टेटमेंट्स नहीं देनी चाहिए जिससे कोई भी जो हमारा फ्रेंडली कंट्री है, जो हमारे दोस्त हैं ये, उनमें से कोई नाराज़ हो। हमें इनको बैलेंस करना चाहिए। ठीक है। सऊदी अरब के साथ तो देखिए हमारे रिलेशंस हमेशा से टॉप प्रायोरिटी रहे, और ये टॉप कंट्री है हमारा पाकिस्तान की फ्रेंड के लिहाज से, जिन्होंने हमेशा अपन की मदद की, और पाकिस्तान ने हमेशा सऊदी अरब की मदद की, और पाकिस्तान ही सऊदी अरब के साथ खड़ा है। ये कल को कोई भी फ्यूचर में उन्हें कोई थ्रेट आती है तो ये पाकिस्तान है जो मैं समझता हूँ कि जो सऊदी अरब के लिए उनके साथ शाना बिशाना खड़ा होगा। ठीक है। अच्छा राना साहब, आप समझते हैं एक तो ये कि पाकिस्तान के सऊदीया के साथ ताल्लुकात तो हैं, चूँकि अब जो नई एंट्री आ रही है वो टर्की की है। टर्की बड़ा सरगर्म हो गया है और इंटरनेशनली, चूँकि उस पर पाबंदियाँ हट रही हैं, और आहिस्ता आहिस्ता आपने देखा कि किस तरह उन्होंने म्यूज़ियम को मस्जिद में बदला, और मुखालफत के बावजूद उन्होंने ये सख्त फैसला किया। तो आपको लग रहा है कि शायद कोई इस्लामी ब्लॉक जो है वो इंटरनेशनली बड़ा बनने जा रहा है और उसको पाकिस्तान को उसका हिस्सा होना चाहिए? जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तो दिल्ली में मुतालबा रहा है कि इस्लामी फ़ौज बने। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ही इस्लामी ब्लॉक को मजबूत किया। इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लाहौर में की। तो हमारी तो ये पॉलिसी का हिस्सा रहा है कि इस्लाम में पाकिस्तान का एक मयार और मकाम होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल होना चाहिए। बहुत शुक्रिया राना गुलजार ताज साहब आपका, मेजर शेख साहब आपका बहुत शुक्रिया। ये था नाज़रीन हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम्स की तरह आपको हमारा आज का प्रोग्राम भी पसंद आया होगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।